अच्छा रियाज, हमने नया टॉपिक पढ़ना है। पता नहीं लगा आपको? खत्म, फिनिश स्टोरी, टाटा बाय बाय। आज है जी 6/32। सिक्स से क्या मुराद है जी? अच्छा जी। अब 6/32 का कंसेप्ट ये है बच्चों कि जब ये IS-38 आया था ना, उस वक्त वेबसाइटें नहीं होती थी दुनिया में इतनी ज्यादा। मतलब वेबसाइट होती तो होंगी, लेकिन वेबसाइटों से कमाई नहीं होती थी। फिर ऐसी वेबसाइटें बनना शुरू होगी जहां से कमाइयाँ शुरू होगी, जैसे दराज है, OLX है, ठीक हो गया, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, अलीबाबा है, ठीक हो गया। तो पुराने वक्तों में ये चीज़ें नहीं होती थी, तो उस वक्त IS-38 ने इस तरह की चीज़ों को कवर नहीं किया था। फिर जब ऐसी वेबसाइटें बनना शुरू होगी जहाँ से लोग कमाना शुरू कर गए, तो फिर सवाल ये उठा कि उस वेबसाइट को डेवलप करने में जो खर्चा है, क्या वो एक्सपेंस आउट करेंगे बैलेंस शीट में लेके? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो उसके ऊपर फिर लोगों ने, जब ये मसले आए, तो उसके ऊपर उन्होंने बोर्ड को ये अपने मसले भेजे कि भाईजान आपकी पूरा IS-38 हमने पढ़ लिया है, उसमें वेबसाइट के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक इंटरप्रिटेशन जारी की, उसको नंबर दिया गया SIC-32, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी 32 इसका नंबर है। अच्छा, उसमें उन्होंने फिर बताया कि जनाब इनटेंजिबल एसेट में वेबसाइट का करना क्या है। उन्होंने जो बताया वो ये था कि वेबसाइट होती है दो तरह की। कितनी तरह की होती है? एक होती है वो जो आपने परचेज की है, मतलब किसी और ने बनाई, सॉफ्टवेयर हाउस है उस बंदे का, उसने क्या बनाई, वेबसाइट, और आपने उसको पेमेंट करके वेबसाइट ले ली। तो चूंकि आपने पेमेंट की है, आपको पता है पैसों का, कितने पैसे पे किए हैं, और उस वेबसाइट का फ्यूचर में फायदा होगा, तो वो तो सीधी सीधी एसेट है। वो क्या है? एसेट है। और एक वो वेबसाइट है जो आपने खुद अपने IT डिपार्टमेंट वालों से कह के बनवाई है। यहाँ तक की बात सुन लगी? अच्छा, फिर वो वेबसाइट जो IT डिपार्टमेंट वालों ने इंटरनली बैठ के बनाई है, उसमें फिर दो तरह के मसले हैं। देखना ये है कि वो वेबसाइट जो उन्होंने बनाई है, उसका आपने इंटरनली अपने स्टाफ के अंदर इस्तेमाल करना है, या बाहर वाले लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो एक है इंटरनल यूज और एक है एक्सटर्नल यूज। अगर तो इंटरनली स्टाफ मेंबर नहीं इस्तेमाल करना है, जैसे एक सर्वर होता है, सर्वर में तमाम कंप्यूटर के साथ एक फोल्डर अटैच होता है, कोई चीज़ कॉपी करनी है वहां से कॉपी कर लो, कोई चीज़ वहां पे ड्रॉप करनी है तो ड्रॉप कर दो। तो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन बाहर वाले लोगों के लिए वो नहीं होता। दूसरा ये है, जैसे बच्चे अपने घरों में बैठ के अपने कॉलेज की वेबसाइट ओपन करके या ICAP की वेबसाइट ओपन करके, तो उसमें अपनी पर्सनल डिटेल ऐड भी कर सकते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल देख भी सकते हैं। तो वो फिर हो जाएगी एक्सटर्नल यूज, कि वेबसाइट बनाई तो कॉलेज ने है, लेकिन बाहर वाले जो लोग हैं वो भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ आ गई बात? अगर तो इंटरनल यूज के लिए है, तो फिर आपने देखना यह है कि उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होता है, मतलब खर्चा कितना आया और उसका कोई फ्यूचर में बेनिफिट है कि नहीं है। बेनिफिट है तो कितने साल के लिए। अगर तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होता है, तो फिर वो एसेट है। लेकिन अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होता, तो वो एक्सपेंस है। तो समझ आ गई बात है? अगला पॉइंट, वेबसाइट आपने बनाई, खुद बनाई, मतलब कंपनी के अंदर ही बनाई गई है, परचेज नहीं की गई, लेकिन वो एक्सटर्नल यूज के लिए है। किसके लिए है? एक्सटर्नल यूज के लिए, मतलब कस्टमर बाहर से बैठ के उस वेबसाइट को जाके चीजें देख सकते हैं। जैसे हम OLX में बैठ के चीजें देख रहे होते हैं, कौन कौन सी चीज कितने कितने की है, या दराज वालों की वेबसाइट पे जाके देख रहे होते हैं, या नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, या यूट्यूब, या ये अमेजोन की वेबसाइट्स हैं, तो वहां पे देख रहे होते हैं कौन सी चीज कितने की है, ठीक है भाई? तो बच्चों एक्सटर्नल यूजेज में फिर आ जाती हैं कि भाई उस वेबसाइट का मकसद क्या है। अगर तो मकसद सिर्फ और सिर्फ एड्स लगाना और कोई मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है? एड्स। जैसे मुख्तलिफ किस्म की ये जो टेक्सटाइल वालों की वेबसाइट्स हैं,
ये कपड़े बनाने वाली जो जितने भी ब्रांड है बड़े बड़े, वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वहां पे जाके लिखा होता है कि फलां सूट इतने का है, इतने का, इतने का है। लेकिन आप वहां से बाय नहीं कर सकते। आप जस्ट देख सकते हैं कि यार फलां सेल लग चुकी है, फलां चीज इतने की थी, अब इतने की है। तो आप फिर जाते हो दुकान पे, वहां पे जाके चीजें परचेज करते हो। तो इसका मतलब वेबसाइट फिर क्यों बनाई गई है? सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए। उस वेबसाइट को बनाने का जितना खर्चा है सारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उस वेबसाइट को बनाने का जितना खर्चा है वो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। क्योंकि आपको पता नहीं है, उसका बेनिफिट है तो सही लेकिन वो आप मेजर नहीं कर सकते। उसका बेनिफिट है तो सही, लोग उसकी वजह से आते हैं आपके पास, चीजें बाय करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कितने लोग उसकी वजह से आए और कितने लोग बगैर किसी वेबसाइट के आए। तो आप उसके बेनिफिट को मेजर कर नहीं सकते। तो इसलिए सीधा सीधा उसको क्या है जी, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। अगला पॉइंट, अगर वो वेबसाइट आपको कमाई करके दे रही है, जैसे दराज की वेबसाइट है, मतलब कुछ चीज आपने दराज से बाय करनी हो, तो क्या फिजिकली जाके बाय कर सकते हैं? फिजिकली ऑप्शन ही कोई नहीं आपको। अब वेबसाइट से ही बाय करेंगे। ठीक है। आप ओएलएक्स पे जाते हो तो चीजें क्या फिजिकली बाय करते हो? नहीं। आप पहले वहां पे देखते हो, रेट देखते हो क्या चल रहा है। जैसे फूड पांडा है, फूड पांडा वालों का कोई दफ्तर है, हेड ऑफिस है जहां पे आप जाके कोई चीज बाय कर सकते हो? नहीं। फूड पांडा ने क्या किया, तमाम रेस्टोरेंट को और तमाम कस्टमर को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। अब कस्टमर जो है वो रेस्टोरेंट वालों से चीजें बाय कर रहा है फूड पांडा के थ्रू। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? तो ये जो वेबसाइट है ऐसी, जो फूड पांडा टाइप हो गई या अमेजोन वाली होगी या दराज वाली होगी, इनका पहला और आखिरी मकसद क्या है? बिजनेस करना। एडवर्टीजमेंट करना मकसद नहीं है। ठीक हो गया? तो वो, अगर वो वेबसाइट कस्टमर सर्विस और अर्निंग कर रही है वेबसाइट से, उस सुर में बच्चों आपने फिर याद रखना है, उसके उतने ही हम डिटेल में जाएंगे जितनी डिटेल में हम बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर में बनाते वक्त गए थे। जैसे R&D होती है, वैसे ही बच्चों इसकी भी स्टेजेस होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं दराज की वेबसाइट। दराज की वेबसाइट बनाते वक्त सबसे पहले प्लानिंग की गई होगी। किसी बंदे के दिमाग में आइडिया आया होगा कि यार ऐसी एक वेबसाइट होनी चाहिए, वहां पे हम चीजें अपलोड करेंगे, तस्वीरें अपलोड करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे, लोग पसंद करेंगे। फिर वहीं से वो ऑर्डर देंगे हमारे पास। ऑर्डर आएगा, हम उसको फिल करेंगे, उनके घर पे चीजें पहुंचाएंगे और फिर उनसे पैसे पकड़ेंगे, कैश ऑन डिलीवरी या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू। ठीक हो गया? अब ये आइडिया किसी के दिमाग में आया, उसने इसके ऊपर वर्किंग की और उसने वो वेबसाइट बनाई। अमेजोन वालों के दिमाग में भी आइडिया आया होगा तो उन्होंने भी ये काम शुरू किया। शॉपिफाई हो गया, इस तरह की और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अली बाबा हो गया। तो सबसे पहले क्या किया होगा? प्लानिंग। जिसमें आप उस बंदे ने सोचा होगा कि यार मेरे पास एक रफ सा स्केच है, इस तरह से किया जा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि बाद में वो एग्जीक्यूट भी हो जाए, वो सारा बाद में फ्लॉप हो जाए। और बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो प्लानिंग के ऊपर जितना खर्चा आएगा वो क्या है? नॉर्मली जो बच्चे प्लानिंग करते हैं वो किसी चाय वाले होटल के ऊपर बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है। तो उसके ऊपर चाय पानी का अगला पिछला खर्चा जितना भी होता है सारे का सारा क्या करेंगे? वो सारा एक्सपेंस आउट। क्योंकि रोजाना हम चाय के ढाबे पे बैठ के नया बिजनेस खोलते हैं, रोजाना बंद करते हैं। तो प्लानिंग तो ऐसी ही होती है। ठीक है, 100 आइडिया आते हैं दिमाग में, रात को सोते हैं तो अगले दिन सुबह उठते हैं तो गायब होते हैं। तो लिहाजा इस स्टेज में कोई भी चीज मटेरियलाइज नहीं हो सकती। ठीक हो गया? तो प्लानिंग फेज पे जो पैसे लगाते हैं वो सारे के सारे क्या है? एक्सपेंस आउट। एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे थोड़ी सी सीरियस सिचुएशन हुई कि अब आपने प्लानिंग तो कर ली जितनी करनी थी, अब टाइम आ गया उसको एग्जीक्यूट करने। ठीक है जी? तो अब आप क्या कर रहे हैं जी? प्लानिंग आपने कर ली है जी, आप वेबसाइट बनाएंगे। अब आप उसके लिए क्या करेंगे? एक ऑफिस ले लेंगे छोटा सा, उसमें इक्विपमेंट लाना शुरू कर देंगे। जहां से आइडिया हो जाएगा ये बंदा वाकई सीरियस है, मतलब बंदा 4 बंदों के साथ बैठ के बातें कर रहा है, पिछला महीना हो गया, अब चाय पी, रोजाना रोजाना बैठते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, रोजाना रोजाना डिस्कस करते हैं। 3 तो भाग गए, एक ने कहा ना जी ना, ये नाच गए ने तो नाच जा, मैं तो चीजें लेके आ रहा हूँ, मैंने ऑफिस बुक करवा लिया है और मैं फलां फलां सर्वर और फलां विंडो फलां चीजें मैंने परचेज कर ली। तो बाकी 3 कहेंगे यार ये तो बाकी सीरियस है। वो बात सुन लगी है? तो स्टैंडर्ड भी कहता है कि आपकी सीरियसनेस कब पता चलेगी? जब आप खर्चा करना शुरू कर दें। तो स्टैंडर्ड कहता है उस वक्त वाकई स्टैंडर्ड को भी यकीन हो जाएगा कि आप वाकई इस चीज को बनाने में क्या है, सीरियस है। तो इन एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो खर्चा होगा वो क्या होगा? वो कैपिटलाइज होगा। क्या होगा? अनलेस क्राइटेरिया इज नॉट मेट। हाँ, अगर उसमें भी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, मतलब आपने
प्लानिंग अभी पूरी हुई नहीं और आपने पहले सट्टा ही सारा क्या किया है, परचेज करके रख लिया सारा कुछ, क्यों परचेज कर लो, बाद जो प्लानिंग कर देना आगे। बात समझ आएगी नहीं आई? तो कहता है कि अगर क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो कैपिटलाइज नहीं करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर क्राइटेरिया मीट हो गया तो क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो जो भी उसमें इस्तेमाल होना था सारा कुछ बाय किया। अब ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, आपने एक बंदे को बुलाया, आपने कहा यार इस वेबसाइट में मैं चाहता हूँ कि फ्रंट पे ये तस्वीर आए, राइट साइड पे लॉगिन हो, और राइट साइड पे ये टैब्स ओपन होनी चाहिए, और यहाँ यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है वो डाउनलोड हो सकती हो पीडीएफ में या ब्रोशर में, किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन डाउनलोड भी हो सकती हो, यहाँ पे पट्टी चलनी चाहिए, यहाँ पे वीडियोज आनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये काम कौन कर रहा होगा, जो ग्राफिक डिजाइनर होगा वो ये वाली चीजें कर रहा होगा, तो मुफ्त में कर रहा होगा, पैसे लेगा। तो ग्राफिक डिजाइनर को जो आपने पैसे देने हैं वो सारे के सारे कैपिटलाइज होंगे। वंस अगेन, अनलेस रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज नॉट मेट, अगर वो इस स्टेज पे भी मैच नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो हम अज्यूम करेंगे कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है, जैसे हम डेवलपमेंट में किया करते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डेवलपमेंट फेज जब शुरू हुई है तब से ही वो कैपिटलाइज, ठीक हो गया। उसके बाद है जी कंटेंट डेवलपमेंट, उसने ग्राफिकल डिजाइन तो बना दिया, यार ऐसे ऐसे यहाँ पे वीडियो चलेगी, यहाँ पे तस्वीरें आएंगी, यहाँ पे कुछ है। अब आपने तस्वीरें अपलोड करनी है, क्या तस्वीरें जो 2001 में खींची थी वो 2024 में अपलोड कर रहे होंगे? नहीं, तस्वीरें आपकी डेली बेसिस पे चेंज होंगी। नहीं समझ आ रही? जैसे ही केएफसी या मैकडोनल्ड वालों की कोई नई आइटम लॉन्च होती है, सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे आके क्या करते होंगे, वो बोलो तो सही, उसको अपडेट करते होंगे, पुराना डाटा डिलीट करते होंगे, नया डाटा अपलोड करते होंगे। ठीक है जी, गर्मियों की डीलें, मतलब गर्मियां थी तो गर्मियों की डीलें चल रही होंगी, अब सर्दियां आ गई तो डीलें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। ऐसे ही जो कपड़े बेचने वाली कंपनियों की वेबसाइट्स होंगी, वहां पे पहले गर्मियों के कपड़े थे, अब तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया होगा, तस्वीरें चेंज की होंगी, एड चेंज की होंगी, वीडियो चेंज की होंगी। तो वो कंटेंट डेवलप करने का जो खर्चा है वो भी क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। ठीक है जी। अब सारा कुछ करने के बाद उसको ऑपरेट करना है, ऑपरेट से क्या मुराद है, मार्केट में लोगों को दिखाना है कि हमने वेबसाइट बना ली है। तो ऑपरेशन स्टेज ऐसी ही है जैसे कमर्शियल प्रोडक्शन वाली स्टेज थी R&D में, याद है ना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3 स्टेजेस थी, कौन कौन सी, रिसर्च, डेवलपमेंट और कमर्शियल प्रोडक्शन। तो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टेज में जाके जो खर्चा करते थे उसको कैपिटलाइज करते थे? नहीं। समझ आ गई? तो वही बच्चों, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टेज यहाँ पे कौन सी है, ऑपरेशन स्टेज। क्या मतलब है, तो जब वो ऑपरेट हो गई, दुनिया को नजर आना शुरू होगी, उस वक्त आप जो भी पैसा लगा चुके हो रुक जाएगा। उसके बाद जो आप पैसा लगा रहे होंगे ना वो एक्सपेंस आउट होगा, क्योंकि वो मेंटेनेंस एक्सपेंस, वो क्या है कि एक दफा जब आपने कंटेंट अपलोड कर दिया, जितना खर्चा है सारा आपने पेमेंट कर दी, सारा कैपिटलाइज भी कर लिया, 6 महीने बाद गर्मियां गुजर गई, अब सर्दियां आ गई हैं, अब मटेरियल चेंज कर रहे हैं, तस्वीरें दोबारा अपलोड कर रहे हैं, तो क्या वो तस्वीरें जो आपने अपलोड की हैं वो कैपिटलाइज होंगी वेबसाइट की कॉस्ट में? वो नहीं होंगी, वो मेंटेनेंस का खर्चा है। अनटिल अनलेस के मेजर चेंज लेके आ रहे हैं, पूरी वेबसाइट ही आपने ऑल टुगेदर चेंज करवा दी, तो फिर वो कैपिटलाइज होगी। और समझ आ रही बात? एक्सपेंस आउट अनलेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड इंक्रीज रेवेन्यू। हाँ, वो कहता है देखो जी, अगर आपने कोई इतना हैवी एक्सपेंडिचर कर दिया है जिसकी वजह से रेवेन्यू में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ है, आपको नजर आया यार पुरानी वेबसाइट ऐसी थी, उसमें लोगों को टैब्स ही नहीं मिलते थे, कहाँ पे जाना है, क्या चीज़ अपलोड करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, समझ नहीं आती, तो लोग तंग आके वेबसाइट बंद करके बैठ जाते। लेकिन अब हमने वेबसाइट में इतनी इंप्रूवमेंट लेके आ गए हैं कि एक बच्चा भी उस वेबसाइट पे जाके ऑर्डर बुक करेगा तो हो जाएगा। तो समझ आ गई बात की? तो अगर तो आपने कोई ऐसी ऑपरेशन स्टेज के बाद जाके कोई ऐसी तब्दीली लेके आए हैं जिसकी वजह से पिछले साल आपका रेवेन्यू 1 मिलियन था तो इस साल 1.5 मिलियन हो गया, 2 मिलियन हो गया, इसका मतलब यह है कि आपने बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की। तो इसको हम कहा करते थे IS 16 में मेजर एडिशन। क्या कहा करते थे, जैसे गाड़ी में CNG किट लगवाई है, ये क्या है, मेजर एडिशन। लेकिन अगर गाड़ी में आपने शीशे चेंज करवाए हैं तो मेजर एडिशन नहीं है। तो समझ लगे? अब बोलो तो सही। तो अगर तो कोई मेजर एडिशन है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की वैल्यू में इजाफा हो जाए या रेवेन्यू में इजाफा हो जाए,
या उसकी लाइफ में इजाफा हो जाए, तो वो मेजर एडिशन जो होगा वो आपकी वेबसाइट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ तक की बात लगी। अदर खर्चे, सेलिंग, एडमन, जनरल ओवरहेड, वो सारे के सारे क्या होंगे जी, एक्सपेंस आउट होंगे। मतलब आपने वेबसाइट बना ली, अब आपने वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग में खर्चा कर दिया कि जनाब फलां वेबसाइट पे जाएं, आपने मुख्तलिफ किस्म के वीलॉगर्स को अप्रोच किया, उनको कहा यार हमारी वेबसाइट का जिक्र करना है आप अपने तमाम वीडियोस में। उन्होंने कहा जी मुफ्त बेचते नहीं होता। आपने कहा ठीक है हम पैसे देंगे। तो आपने उन जितने वीलॉगर्स को मार्केटिंग का पैसा दिया वो सारे के सारे आप क्या करेंगे, वो एक्सपेंस आउट है। क्यों? उस ऐड की वजह से हो सकता लोग उस पर आए, लेकिन हो सकता ना भी आए, आपको तो नहीं पता उसके फायदा होगा कि नहीं होगा। सेलिंग, एडमन और जनरल ओवरहेड जितने खर्चे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, एक्सपेंस आउट होंगे। समझ आ गई बात? अगला पॉइंट, ये जो SIC32 है, ये कुछ चीजों पे कुछ सिनेरियोज में अप्लाई नहीं होता। मतलब परचेजिंग, डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग हार्डवेयर। मतलब आपने वेब सर्वर परचेज किया, प्रोडक्शन सर्वर परचेज किया, स्टेजिंग सर्वर परचेज किया, इंटरनेट कनेक्शन परचेज किए, ये सारे के सारे आपको वो एसेट हैं जो आपको फिजिकली नजर आ रहे हैं। मतलब जो वेब सर्वर है, ये प्रोडक्शन सर्वर है, ये स्टेजिंग सर्वर है, ये क्या है, ये फिजिकली आपको नजर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर IS 16 अप्लाई होना चाहिए, 38 नहीं, क्योंकि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो ये तो इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में नहीं फॉल करते। नहीं समझ आया? और बोलो तो सही। अब वेब सर्वर क्या होता है बच्चों, जिस तरह से फर्ज करो TFE वाले हैं, ये दिन के वक्त वीडियोस रिकॉर्ड करवाते हैं, तो वो CFE की वेबसाइट पे पड़ी हुई है फर्ज करो। लेकिन रात को जब 9 बजे कॉलेज बंद होता है, तो सारे सर्वर बंद होते हैं, सारे कंप्यूटर। लेकिन किसी बंदे को रात को 10 बजे गैरत जागे कि यार पढ़ना है, अपने घर में बैठा हुआ लैपटॉप ऑन करके कि यार मैंने क्लास लेनी है, सुबह से मैंने कोई नहीं पढ़ा, अब मुझे आके तो जनाब जिन भूत तंग कर रहे हैं, तो लिहाजा मैं पढ़ लूंगा, तो चलो आरे लगा रहा हूँ। अब वो 10 बजे बैठ के लैपटॉप ओपन होता है और वीडियो चलाने की कोशिश करते, वीडियो चली नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिस सर्वर पे अपलोड थी वो सर्वर ही बंद किया हुआ CFE वालों ने। तो फिर रात के 10 बजे वीडियो कैसे चलेगी, क्योंकि 9 बजे तो वो सिस्टम ही बंद है। जहां से डाटा वेबसाइट से उठा के इस सिस्टम पे जाना था, जिस सिस्टम में वो डाटा पड़ा, वो डाटा ही, वो सिस्टम ही बंद है। तो 10 बजे इसका मतलब है जिस वक्त CFE कॉलेज के कंप्यूटर बंद, सारी वीडियोस बंद। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वीडियोस CFE वालों ने जो रिकॉर्ड की हैं उनके सर्वर पे तो पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने एक और सर्वर पे भी रखी होंगी। वो सर्वर पड़ा होगा अमेरिका में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो रात को 10 बजे जब वो वीडियो देखना चाहते हैं, यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि बंद है, वो यहाँ से उठा रहे होंगे। और यहाँ पे ये जो सर्वर में हमने स्पेस परचेज की है, इसकी हम पेमेंट करते होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या आप रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब मर्जी वीडियो देखना चाहे चल जाएगी? क्यों? क्योंकि वो CFE के लोकल सर्वर पे नहीं पड़ी हुई, वो एक इंटरनेशनल सर्वर पे पड़ी हुई, हमने वहां पे वो डाटा अपलोड कर दी। तो डेफिनेटली इसको, या तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसको बाय कर लें जो कि करोड़ों में बाय होगा, या फिर हम क्या करें, रेंट पे उसमें स्पेस ले लें। और बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों वही बात यहाँ पे हो रही है। अगर आपने वो सर्वर परचेज कर लिया है जो कि वेब सर्वर है, या प्रोडक्शन सर्वर है, या स्टेजिंग सर्वर है, जो भी है, और इंटरनेट कनेक्शन भी आपने बाय किए हुए हैं, तो इसके ऊपर जो भी खर्चा है, अगर तो उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो वो IS 16 में जाने चाहिए। लेकिन अगर आपने बाय नहीं किया, आप रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट तो वैसे भी प्रॉफिट लॉस में जाना। लेकिन ये सारी चीजें आपकी क्या है, हार्डवेयर है, इनमें कोई भी सॉफ्टवेयर है नहीं। ठीक है जी? तो चूंकि वो हार्डवेयर है तो IS 16 में जाएंगे अगर आपने बाय किए हुए हैं, उस पर IS 38 अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अगला पॉइंट, व्हेन एन एंटिटी इनकर एक्सपेंस ऑन ISP होस्टिंग द एंटिटीज वेबसाइट,
उसके ऊपर भी अगर आपने को खर्चा किया है, आईएसपी से क्या मुराद है? आईएसपी नाम सुना हुआ है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है जी। तो अगर तो आपने कोई ऐसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कोई अरेंजमेंट की हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल www.cfe.edu.pk, ये वेबसाइट आपने रजिस्टर करानी है, ऐसी है। तो ये वेबसाइट रजिस्टर होगी गूगल पे जाके, तो डेफिनेटली इसकी आपने पेमेंट करनी है। ठीक है वेरी। तो आप उसकी, ये एक तो ये डोमेन जिसको हम कहते हैं, डोमेन रजिस्टर करवानी है, और फिर उसके बाद उसकी आपने पेमेंट करनी है, साल की इकट्ठी करनी है, 2 साल की या 3 साल की, जो भी पेमेंट आपने करनी है। इसके ऊपर भी जो खर्चा आएगा वो भी सीधा सीधा क्या है, एक्सपेंस आउट करें। और समझ आ गई बात है? द डेवलपमेंट आर ऑपरेशन ऑफ ए वेबसाइट फॉर सेल टू अनदर एंटिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब एक सॉफ्टवेयर हाउस है, कौन है? उसका काम ही सुबह से शाम तक क्या है? वेबसाइट बनाना। वो हमारी सीएफई की वेबसाइट बना रहा है, वो किसी हॉस्पिटल की वेबसाइट भी बना रहा है, वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वेबसाइट भी बना रहा है, वो किसी स्कूल की वेबसाइट भी बना रहा है। उसका सुबह से लेकर शाम तक काम ही है वेबसाइटें बनाना। तो क्या उसने वेबसाइट इसलिए बनाई है कि अगले 15 साल तक वो खुद इस्तेमाल करेगा? उसने वेबसाइट इसलिए तो नहीं बनाई, बल्कि वो उसके हो सकता है किसी इस्तेमाल की ना हो। तो सब बात समझ लगी है? वो सॉफ्टवेयर हाउस है, उसने सीएफई की वेबसाइट का क्या करना है? क्या वो खुद इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, फायदा ही कोई नहीं। ठीक हो गया। तो अगर वो सॉफ्टवेयर हाउस वेबसाइट ऐसी बना रहा है, तो क्या वो खुद उसको इनटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेगा? नहीं रिकॉर्ड करेगा। वो उसके लिए इन्वेंट्री होगी। वो उसके लिए क्या है? इन्वेंट्री है। क्योंकि अभी मुकम्मल नहीं हुई, जब मुकम्मल हो जाएगी तो सीएफई वाले आके बाय कर लेंगे। समझ लगी थी? द डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ ए वेबसाइट फॉर सेल टू अनदर एंटिटी। अगर सॉफ्टवेयर हाउस है, वो वेबसाइट बना रहा है, जिसने अगली वो वेबसाइट बना के किसी और को बेच देनी है, तो उसके ऊपर ये SIC 32 अप्लाई नहीं होगा, वो उसके ऊपर IS2 अप्लाई होगा, क्योंकि वो उसके लिए इन्वेंट्री है। और इन्वेंट्री में अप्लाई होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। याद आ रहा कुछ कुछ? और IFRS 15 अप्लाई होगा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे करना है, वो अपने बाद में पढ़ना है। ठीक है जी। अगला पॉइंट, द लीज डेट इज अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16। अगर कोई बंदा वेबसाइट बना रहा है और उसने आपको वेबसाइट किस्तों में दे दी है, क्या कर दिया? किस्तों में दे दी है। तो अगर तो वो किस्तों में दे रहा है, तो फिर उस पर लीज वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, SIC 32 अप्लाई नहीं होगा। और समझ आ गई बात है? चलिए समझ आई। स्टेजेस इन वेबसाइट कौन कौन सी है बच्चों? प्लानिंग स्टेज, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेज, ग्राफिकल डिजाइन स्टेज एंड कंटेंट डेवलपमेंट स्टेज। 5 स्टेजेस हैं टोटल। कितनी स्टेजेस हैं? पहली कौन सी है? प्लानिंग। दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है जी। अच्छा, पहली स्टेज तो ये है, दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेज ये है। ठीक हो गया। और पांचवी स्टेज ये है। समझ लगी बात? अच्छा जी। पहली स्टेज जरा पढ़ते हैं जी। द प्लानिंग स्टेज इज सिमिलर इन नेचर टू द रिसर्च फेज। जैसे हमने रिसर्च पढ़ी थी वैसी प्लानिंग है। मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन दिस स्टेज शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड। क्लियर? एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेज,
the application and infrastructure development stage, the graphical design stage, and content development stage, to the extent that content is developed for purpose other than to advertise and promote an entity's own products and services, are similar to in nature to development phase. तो कहता है अगर तो आपने इसलिए बनाई है ना कि आपने सिर्फ एडवर्टीजमेंट करनी है, क्या करनी है, तो फिर उसका सीधा सीधा क्या करना है आपने, एक्सपेंस आउट करना। ठीक हो गया। लेकिन वो कहता है अदर देन एडवर्टीजमेंट, अगर तो एडवर्टीजमेंट करनी है फिर सीधा सीधा क्या है, एक्सपेंस आउट। लेकिन एडवर्टीजमेंट के अलावा अगर आप उससे कोई रेवेन्यू कमाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, वो कहता है फिर वो सिमिलर इन नेचर टू डेवलपमेंट फेज है, और उसके ऊपर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन दिस स्टेज शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ वेबसाइट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। तो फिर वो बाय डिफॉल्ट कहां जाएंगे, कैपिटलाइज होंगे। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग और क्रिएटिंग कंटेंट अदर देन कंटेंट दैट एडवर्टाइज एंड प्रमोट्स एंटिटीज ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वही बात है, क्योंकि तो कंटेंट ऐसा आपने बनाया है तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर लिया है तो फिर तो प्रॉफिट लॉस में है। लेकिन कंटेंट ऐसा बनाया है कि जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें, फिर नहीं। स्पेसिफिकली फॉर वेबसाइट आर एक्सपेंडिचर टू इनेबल यूज ऑफ कंटेंट, एग्जाम्पल फी फॉर एक्वाजिशन एंड लाइसेंस टू reproduce on the website shall be included in the cost of development and this condition is met। वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होगा तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। अगर नहीं मीट हो रहा या क्या कहते हैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए आपने कंटेंट डेवलप किया है तो सारे का सारा क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। However, in accordance with IS 38, past expenses are recognized as an, मतलब पिछले सालों में जो खर्चा किया वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि उस वक्त क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। Shall not be recognized as part of cost of intangible asset at a later date। बात समझ लगी है। मतलब जून तक खर्चा किया था, कुछ पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जुलाई में पता लग गया कि हाँ यार फायदा हो सकता है, तो फिर वो बैलेंस शीट में शुद्ध। content development stage, expenditure incurred in the content development stage to the extent that the content is developed to advertise and promote an entity's own products and services shall be recognized as an expense। अगर तो सिर्फ सर्विसेज मतलब प्रमोशन के लिए आप कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, फिर वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा when incurred। For example, when accounting for expenditure on professional services for taking digital photograph of an entity's own products and for enhancing their display, expenditure shall be recognized as expense as the professional services received during the process, not when the digital photograph is displayed on the website। वो कहता है जी आपने वो ग्राफिक डिजाइनर को पैसे दे दिए, वो चला गया, आपने पकड़ के बर्गर की फोटो तो और कपड़ों की फोटो और बाकी चीजों की फोटो लगा दी वेबसाइट पे, लेकिन उस वेबसाइट से लोग आपको ऑर्डर नहीं दे सकते। समझ आ गई बात की। तो वो सारे के सारे एक्सपेंस आउट है। लेकिन अगर उन फोटोज की वजह से आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए ऑनलाइन, तो फिर वही फोटो जो आपने खिंचवाई हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे। ऑपरेटिंग स्टेज, द ऑपरेटिंग स्टेज begins once development of a website is complete। expenditure incurred in this stage shall be recognized as expense when it is incurred। ये वही कमर्शियल प्रोडक्शन वाली है। A website that is recognized as intangible asset shall be invited after initial recognition by applying the requirement of IS 3872 से लेके 87 तक, मींस कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। तो वेबसाइट के ऊपर भी कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो सकता है। अच्छा जी, प्लानिंग स्टेज में बच्चों याद रखना है कि ये वाली बातें आपको अच्छी तरह से हिफज होनी चाहिए। यहां से पता चल जाएगा ये प्लानिंग फेज है। पहली बात क्या जी, अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी, प्लानिंग स्टेज। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डिफाइनिंग से मुराद है कि कौन कौन सा हार्डवेयर चाहिए, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। आप पेज पे लिख रहे हैं, अभी लिया नहीं है, अभी सोच रहे हैं यार कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन कौन सा हार्डवेयर चाहिए। तीसरा, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर, यार ये तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, चलो किसी और का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पता कर लेते हैं। बात सुन लगी है। मतलब आप चाय के खोखे पे बैठे हो, मैं टेबल पे चीजें लिख रहे हैं, अगले दिन जाके रेट पता कराया, पता लगा जी यार रेट तो बड़ा ज्यादा है, तो आप कहते हैं अच्छा जी चलो दोबारा कल चाय के खोखे पे बैठते हैं, दोबारा डिस्कस करते हैं। अब आपने कहा कुछ सस्ते वाला सप्लायर दे, तो जरूरी नहीं है कि जब आपने चीजें फाइनल की तो आप अगले दिन जाके परचेज कर भी लें। समझ आ रही है। अगले दिन अब्बू का कनाडा से फोन आ गया, भाईजान वापस आ रहा कनाडा, और सारी चाय शाम सारी गई, वो पेपर पे जो कुछ लिखा सब आया, तो लिहाजा वो सारे का सारा क्या था, प्लानिंग। रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। और समझ आ गई बात है। एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब आप हुए सीरियस, पैसे जब जेब से निकलने शुरू हुए ना,
अब आप सीरियस हो गए। परचेजिंग एंड डेवलपिंग हार्डवेयर, जैसे वेब सर्वर, ठीक है जी। ऑब्टेनिंग ए डोमेन नेम, डोमेन नेम आपने बाय कर लिया। डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर सॉफ्टवेयर। डेवलपिंग कोड फॉर एप्लीकेशन, इंस्टॉलिंग डेवलप एप्लीकेशन ऑन द वेब सर्वर। स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है? स्ट्रेस टेस्टिंग, आपने अक्सर देखा होगा जब आई की वेबसाइट पे रिजल्ट आता है तो वेबसाइट ही नहीं चलती। वो क्यों नहीं चलती? क्योंकि हजारों बंदे एक ही वक्त में बैठे होते हैं। वैसे सारा साल आई की वेबसाइट सही चल रही होती है, क्योंकि उस वक्त एक वक्त में इतने ज्यादा बंदे नहीं होंगे। लेकिन जिस रिजल्ट आता है सारे आई की वेबसाइट ओपन करके बैठे होते हैं। समझ आ रही है? इसका क्या मतलब है कि आई की वेबसाइट पे अगर एक वक्त में 10,000 बंदा बैठा हो तो वेबसाइट नहीं चलती। इसका मतलब है उसकी कैपेसिटी नहीं है 10,000 बंदों को अफोर्ड करने की। तो ये है स्ट्रेस टेस्टिंग, कि एक वक्त में कितने हजार बंदा बैठ के वेबसाइट को ओपन कर सकता है, ये चेक करो। वो समझ आई है? वो कहता है जी अप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 16, क्योंकि यहाँ पे बच्चों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हार्डवेयर है, तो उस पर IS 38 अप्लाई नहीं होगा। क्या अप्लाई होगा? 16 अप्लाई होगा। और यहाँ पे अगर कोई सॉफ्टवेयर वाली चीजें हैं, इनटेंजिबल चीजें हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो एक्सपेंस आउट करेंगे। लेकिन अगर क्राइटेरिया मीट हो गया तो फिर उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज कर लेंगे। समझ आ गई बात? अब ये बातें आपने याद रखनी है, जो पेपर में सवाल आएगा ना, यहां से कोई ना कोई वर्ड उठाकर हाइकअप डालेगा पेपर में, तो पता चलेगा कि यार ये प्लानिंग स्टेज है या एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेज है। तीसरी है जी ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, डिजाइनिंग द अपीयरेंस, लेआउट एंड कलर ऑफ वेब पेजेस। कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, लेआउट क्या होना चाहिए, कौन कौन सी टैब कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है जी, फिर मेंबर्स, फिर स्टूडेंट्स, फिर प्रोफाइल वगैरह वगैरह, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपने वहाँ पे लेयर्स बनाई हुई वेबसाइट के ऊपर। Recognized as expense when incurred unless the expenditure can be directly attributable to preparing the website to operate in the manner intended by the management of website meets the recognition criteria। अगर तो क्राइटेरिया मीट हो रहा तो बैलेंस शीट में जाएगा, अगर क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। समझ आ गई बात? कंटेंट डेवलपमेंट, वहां पे ऊपर आपने डिजाइन बनाया, अब आपने तस्वीर अपलोड करनी है। क्रिएटिंग, परचेजिंग, प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग इंफॉर्मेशन इधर टेक्सचुअल और ग्राफिकल इन नेचर। मतलब टेक्स्ट में भी आप पूरे पूरे पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, ऐसे ही है। या पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं ऑन द वेबसाइट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वेबसाइट डेवलपमेंट। अभी वो मुकम्मल नहीं हुई लेकिन आप खुद से क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं घर में बैठ के। एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट एनआईटी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर फॉर सेल एंड टॉपिक्स दैट सब्सक्राइबर एक्सेस। कौन कौन सी चीजें हैं जो अगले बंदे देख सकते हैं। तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट अगर क्राइटेरिया मीट नहीं हो तो क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट। और अगर क्राइटेरिया मीट हो गया तो बैलेंस शीट। ऑपरेशन स्टेज, ऑपरेशन स्टेज ये है बच्चों कि अपडेटिंग ग्राफिक्स एंड रिवाइजिंग कंटेंट। गर्मियों की पहले तस्वीरें थी, अब सर्दियों की लगानी है। एडिंग न्यू फंक्शंस, फीचर्स एंड कंटेंट, या वेबसाइट थोड़ी सी मजीद, जैसे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं मोबाइल पे तो महीने 2 महीने बाद वो कहता है जी व्हाट्सएप को अपडेट करें, अपडेट करते हैं ना। तो ये तो ऑपरेशन स्टेज है। ऑपरेशन स्टेज में अपडेट करने का जो क्या कहते हैं खर्चा है वो सारे का सारा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद सर्च इंजन, बैकिंग अप डाटा, रिव्यूइंग सिक्योरिटी एक्सेस, एनालाइजिंग यूजेज ऑफ वेबसाइट। ये सारे के सारे खर्चे मेंटेनेंस के खर्चे हैं बच्चों। assess whether it meets the definition of an intangible asset and recognize criteria out of this case। तो ये वेबसाइट की कॉस्ट भी जाएगा, क्यों जाएगा जी? अगर तो उसकी वजह से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इंप्रूव होगा तो यही चीजें कहाँ जाएंगी? बैलेंस शीट में। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इंप्रूव होने की कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही तो प्रॉफिट लॉस। जैसे मैंने एग्जांपल दी, गाड़ी में CNG किट लगवा लें तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, गाड़ी की वैल्यू में इजाफा आ जाएगा।
ऐसी है। लेकिन अगर गाड़ी में आपने साइड कवर, शीशे के ऊपर कवर लगवाया, उससे वैल्यू में इजाफा नहीं होता, वो प्रॉफिट एंड लॉस। Selling admin and other general overhead expenditure unless it can be directly attributable to preparing the website for use to the operate in the manner intended by the management। क्या मतलब है? शुरू शुरू में वेबसाइट बना रहे हैं, वहां पे बिजली का बिल भी आ रहा है, वहां पे जनाब वो बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, जनरल ओवरहेड है और बाकी जो खर्चे आ रहे हैं, तो हो सकता है अगर वो डायरेक्टली उसके साथ अटैच है तो फिर वो खर्चे बैलेंस शीट में जाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली अटैच अटैच नहीं है, मतलब सबको पड़ रहे थे खर्चे, मतलब सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा हुआ है, अंदर वेबसाइट बनाओ या ना बनाओ, सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी आपने देनी देनी है। तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी को उठा के वेबसाइट की कॉस्ट में जमा नहीं कर सकते आप, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए नहीं बैठा हुआ। लेकिन फर्ज करें आपका एक ऑफिस लाहौर में है, कहाँ पे है? और बोलो तो सही, बकवास तो करो। और आप वेबसाइट बनाने के लिए रावलपिंडी चले गए, और रावलपिंडी के ऑफिस में बिजली का बिल, यहाँ पे सिर्फ रावलपिंडी ऑफिस में सिर्फ वेबसाइट बन रही है और कख नहीं बन रहा, तो वहां पे आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। अब इस बंदे की सैलरी, इस बंदे की सैलरी वेबसाइट की कॉस्ट में जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रखा ही किस मकसद के लिए। यहाँ पे भी तो एक सिक्योरिटी गार्ड है। अगर आप वेबसाइट बनाने ना जाते रावलपिंडी तो सिक्योरिटी गार्ड रखते नहीं रखते। ठीक है जी। तो अगर रावलपिंडी में आपका दफ्तर है जहां पे बैठ कर वेबसाइट बना रहे हैं, तो वहां पे जितने भी खर्चे, चाहे बिजली का बिल क्यों ना हो, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। लेकिन लाहौर में आप बाकी बहुत सारे काम कर रहे हैं, वहां पे वेबसाइट भी बना रहे हैं, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। नहीं समझ लगी? Clearly identified inefficiencies and initial operating losses incurred before the website achieve planned performance। वो कहता है शुरू शुरू में वेबसाइट पे हो सकता है इतने बंदे ना आए तो आपको लॉसेज होना शुरू हो जाए। तो लॉसेज आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाने, बैलेंस शीट में नहीं लेके जाने। जैसे आपने हॉस्टल बनाया, उसमें 50 कमरे हैं, पहला महीना था सिर्फ 2 कमरे फिल हुए, बाकी 48 खाली। दूसरा महीना में आप 10 कमरे फिल हुए, अभी 40 खाली। तो पूरा साल ऐसा ही हुआ, पूरा हॉस्टल कभी फुल हुआ ही नहीं। उसको मेंटेन करने के जो नुकसान होंगे, क्या वो हॉस्टल की कॉस्ट में जमा करेंगे? नहीं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। तो इसी तरह से अगर वेबसाइट पे आपकी वो पूरी ट्रैफिक नहीं आई जो आनी चाहिए थी, तो वेबसाइट को मेंटेन करने का जो खर्चे हैं, तो क्या वो खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में? प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। समझ आ रही बात है? रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, अब ट्रेनिंग वाला पॉइंट तो आपको पता है ऑलरेडी। आपने एम्प्लॉइज को ट्रेन किया कि वेबसाइट चलानी कैसे है, तो क्या वो वेबसाइट की कॉस्ट में जाएगी? नहीं जाएगी। पॉइंट टू रिमेंबर, all expenditure on developing a website solely or primarily for promoting and advertising entities on products and services recognized as expense when incurred। कहते हैं सारे काम किए, लेकिन जो वेबसाइट बनाई है उसका मकसद क्या है? एडवर्टीजमेंट। तो सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? मतलब ये सारी स्टेजेस, 1 2 3 4 5, पांच की पांच स्टेजेस के ऊपर जो भी खर्चा है वो सारा एक्सपेंस आउट होगा। अगर क्या कर रहे हैं आप, अपनी वेबसाइट बनाई है एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए। अब बच्चों ये सवाल आया जी, जिंक लिमिटेड, इसको जरा पढ़ें शाबाश। पहला पॉइंट तो आप आराम से कर सकते हैं, पहला पॉइंट को जो जो आप कर सकते हैं ना, पहले पढ़े। इसने मांगा क्या है? नोट मांगा है। क्या मांगा है? और कितने नंबर का सवाल आया? 15 नंबर का सवाल आया। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट तो आप कर सकते हैं ना, क्योंकि उसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो पहला पॉइंट आप पढ़ लें, फिर दूसरे की बारी में आपको जो समझाता हूँ। जल्दी करें।
हाँ भाई, हो गया जी। पहले पॉइंट का क्या करना जरा बताएं। इनकम्प्लीट आर एंड डी पाई की है, कितने की? ये सारा का सारा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, ठीक हो गया। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन दिस प्रोजेक्ट आर एज फॉलो, ये कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डेवलपमेंट 48। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट है जी, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन डेवलपमेंट वाज मेट ऑन 1 मार्च 2018। हाँ जी, ये खर्चा कब से कब तक हुआ? हाँ जी, 48 को किस पे डिवाइड करेंगे? 8 पे करेंगे। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से। क्यों 6 से क्यों? तो क्या आंसर आता है? 36। इसका क्या करना है? 290 में ऐड कर लेंगे, ऐसी है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू जीएल फॉर नेक्स्ट 10 years। ये क्या है? अमोर्टाइजेशन किस दिन से स्टार्ट होगी? कितने महीने के लिए? 4। तो बच्चों किसको किस पे डिवाइड करेंगे, शाबाश बताएं जरा। 126 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 4.2। तो समझ आ गई सबको? ये पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट है, ये है वेबसाइट वाला मसला। और 31 दिसंबर 2018 Zee launched its new website for online streaming of TV shows, movies, and web series. The website content is also used to advertise and promote Zeal's products. The website was developed internally. ये बात समझ आ रही है? अगर तो एक्सटर्नली होती तो फिर तो स्टोरी खत्म है। इंटरनली and met the criteria for recognition as an intangible asset, directly attributable costs incurred for the website are as follow। अब ये जो उसने इतनी लंबी स्टोरी सुनाई है ना, ये वही बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है जिसको स्टेजेस की डिटेल का पता होगा। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी, ये कहाँ पे पड़ी थी ये वाली बात? प्लानिंग फेज में। तो प्लानिंग फेज में आने वाला खर्चा, ये एक्सपेंस है, ठीक हो गया। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, ये भी प्लानिंग में, ये भी एक्सपेंस है। एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर, यहां पे क्या अप्लाई होगा बच्चों? 16 अप्लाई होगा। ये बैलेंस शीट में जाएगा तो सही, लेकिन इनटेंजिबल एसेट में नहीं जाएगा, क्योंकि वेब सर्वर फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम्स, सोचो जरा, शाबाश। इनमें से बताओ कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ जाएगी? हाँ, कौन कौन सी खर्चे कहाँ कहाँ जाने हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम, हाँ जी। डोमेन नेम किस कैटेगरी में फॉलो करती है बच्चों? हाँ जी, 38 में। तो बैलेंस शीट में जाएगी। ये भी बैलेंस शीट में जाना है लेकिन 16 में जाना है, ऐसी है। ये भी बैलेंस शीट में जाना है लेकिन 38 के हिसाब से, ठीक हो गया। अच्छा जी, स्ट्रेस टेस्टिंग टू इंश्योर दैट वेबसाइट ऑपरेट्स इन द इंटेंडेड मैनर। हाँ भाई, स्ट्रेस टेस्टिंग अभी पढ़ा था। देखो, एग्जामिनर ने वो सारी चीजें सामने रख के सवाल बनाया, समझ आ रही है? एग्जामिनर ने वो पेज ओपन किया होगा जिसमें सारी स्टेजेस की डिटेल लिखी हुई थी, उसमें से उसने लाइनें उठा उठा के ये लाइनें यहाँ पे लिखी हैं।
और उसने कुछ नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वही बच्चा कर सकता है जिसको स्टेजेस की डिटेल का पता होगा। हाँ जी, 3 का क्या करना है? स्ट्रेस टेस्टिंग कहाँ पर पड़ी थी? ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेबसाइट। ऑनलाइन डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, ये 11 वाली। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोटिंग जीएल्स प्रोडक्ट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एडवर्टाइजिंग ऑफ वेबसाइट, ये भी एक्सपेंस में जाएगा। समझ लगी बात की? तो बच्चों फिर टोटल वेबसाइट की कितनी वैल्यू है जो बैलेंस शीट में जाएगी? सोच लो शाबाश। 11, 5, 16, 3। ठीक है जी। अब पॉइंट नंबर 3। ड्यूरिंग 2018, the licensing authority intimated that broadcasting license of one of ZL's channel will not be further renewed। ये पॉइंट भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। The license is renewed after every 5 years। पहले हर 5 साल बाद रिन्यू होता था, लेकिन अब उसने कहा कि ये आखिरी दफा रिन्यू हो रहा है, इस तो बाद हो भी नहीं सकता। ZL had obtained this license for indefinite period on यकम जनवरी 2012। तो 2012 को लिया था, तो उसने कहा पूरी जिंदगी चलाते रहो by paying 150 million up to last year। This license was expected to contribute to Zia's cash inflow for indefinite period। तो बच्चों इस 150 मिलियन की कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज हुई होगी? नहीं चार्ज हुई होगी, क्यों बोला? एज ऑन 31 दिसंबर 2018, द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ लाइसेंस वाज असेस्ड एज 105 मिलियन। तो बच्चों अब मुझे बताओ, उसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 105 मिलियन। तो पहले तो हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी ना। कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे? पढ़ लो ध्यान से पढ़ लो शाबाश। हाँ जी, ये लाइसेंस पहली दफा रीन्यू कब हुआ होगा? 17 के शुरू में। तो पैसे दिए होंगे? पैसे नहीं दिए होंगे, खोते हो चवलो। ये क्या लिखा हुआ है? तो को पैसे दिए होंगे 17 में? नहीं दिए होंगे, क्योंकि एक दफा ही पैसे दे दिए बस, ऑटोमेटिकली वो रीन्यू कर देते होंगे। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब मसला ये है कि यकम जनवरी 17 को उन्होंने रीन्यू कर दिया होगा फ्री में। तो 18 में कह रहे हैं कि भाईजान दोबारा रीन्यू, अगली दफा रीन्यूअल कब होना था? 21 के एंड पे या 22 के शुरू में। हम जहां पे खड़े हैं वहां से बाकी लाइफ उसकी कितनी बचती है? 4 साल बचती
नहीं समझ आ रही बात। चलो शाबाश। हाँ जी। हाँ जी बच्चों, अब जरा देखें ओपनिंग बैलेंस, डेवलपमेंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं। क्यों बोला? वो हमने ड्यूरिंग द ईयर बाय किया, याद है। वेबसाइट का ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं, लेकिन लाइसेंस का ओपनिंग बैलेंस है। क्यों? क्योंकि हमने 12 में बाय किया, और ये पूरे का पूरे 150 ही आ रहा होगा, भला क्यों? क्योंकि मोनेटाइजेशन कभी चार्ज ही नहीं की। अच्छा, अब ड्यूरिंग द ईयर एडिशन। अच्छा, एडिशन याद रखना दो तरह के होंगे। एडिशन किस तरह के हो सकते हैं? या तो आपने किसी और से बाय किया होगा, या आपने इंटरनली डेवलप किया होगा। तो उसकी फिर दो कैटेगरी एडिशन की, कौन कौन सी? एक्वाजिशन और डेवलपमेंट। एक्वाजिशन में डेवलपमेंट एसेट आपने एक्वायर किया था कितने का? 90 का। लेकिन खुद खुद डेवलप भी किया था कितने का? 36 का। याद आ रहा है? वेबसाइट 21 कहां से आया, बात समझ आएगी? नहीं समझ आएगी। और लाइसेंस में ना तो एक्वाजिशन हुई है और ना ही डेवलपमेंट हुई है, तो क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा बच्चों 126, 21 और 150। अच्छा, अमोर्टाइजेशन। अब बच्चों ना डेवलपमेंट एसेट आपके पास साल के शुरू में था, ना वेबसाइट थी, और ना ही लाइसेंस के ऊपर आपने कोई मोटाइजेशन चार्ज की होगी, ऐसे ही है। तो ओपनिंग बैलेंस सबका क्या है? जीरो। ये 4.2 कहां से आपने निकाला था ऊपर कहीं पे? कितनी मोटाइजेशन वो चार्ज की थी आपने? 4.2। ये 4.2 सबको समझ आ गया? और वेबसाइट के ऊपर अभी कोई नहीं चार्ज होगी डिप्रिसिएशन, ये कैसे हो सकता है? हाँ, वेबसाइट परचेज कब की थी? लॉन्च उस दिन हुई है। लॉन्च से मुराद क्या है? कमर्शियल प्रोडक्शन वाली स्टेज। तो चूंकि 31 दिसंबर को लॉन्च हुई है, तो उस पर मोडराइजेशन की भी नौबत नहीं आई। का ये पॉइंट समझ लग गया जी? तो वेबसाइट के ऊपर कोई मोडराइजेशन नहीं है। और लाइसेंस के ऊपर बच्चों कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 150 डिवाइडेड बाय, बोलो तो सही। 150 को डिवाइड किस पे करेंगे बच्चों? 4 पे, रिमेनिंग लाइफ। समझ आई बात है? अच्छा जी, अब वर्किंग नंबर 5, इम्पेयरमेंट। हाँ जी, कैरिंग वैल्यू कितनी आती है जी? 112.5। रिकवरेबल अमाउंट 105। इम्पेयरमेंट लॉस 7 पॉइंट।
समझ आ गई बात। तो बच्चों इम्पेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड करेंगे 7.5 का, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो टोटल एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट हो जाएगी बच्चों 45, ये वाली 4/2 ये वाली, और वेबसाइट के ऊपर कोई भी नहीं आएगी। समझ आ गई बात? नीचे 3 बातें लिखनी है। मेजरमेंट बेसिस तीनों की कॉस्ट है। यूजफुल लाइफ पहले की पता 10 साल है। दूसरे की वेबसाइट की उसने नहीं प्रोवाइड की है उसने, वेबसाइट के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, तो नॉट अवेलेबल। और लाइसेंस की जो लाइफ है वो 4 साल है, 5 साल नहीं है। नहीं समझ लगी? डेप्रिसिएशन मेथड स्टेटमेंट मेथड है, इसका नहीं बताया, उसका भी क्या है, स्टेटमेंट मेथड। और समझ आ गई है? ये बच्चों सवाल है, कितने नंबर का है? 15 नंबर का है कख भी नहीं सवाल में, लेकिन जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पता होगा वो सही करेगा। नहीं समझ आ रही बात? अच्छा जी बच्चों, ये सवाल है अजवा लिमिटेड, ऑटम 2021 में आया था। कब आया था? 7 नंबर का सवाल आया था। उसने बस यही मांगा था, कॉस्ट ऑफ वेबसाइट निकालो, मतलब नोट नहीं मांगा उसने, सिर्फ कॉस्ट ऑफ वेबसाइट मांगी है। कर सकते हैं इसको, घर बैठ के आज ट्राई करना है आपने, ये आपका होमवर्क है। ठीक हो गया जी?